नमस्कार। आज हम 2020 की नेटफ्लिक्स फिल्म रात अकेली है इसकी गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक काफी उलझी हुई पहेली है। बिल्कुल। क्राइम, मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एक ऐसा संगम जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी का प्लॉट मतलब ऊपर से देखें तो शायद थोड़ा जाना पहचाना लगे। हाँ, एक रसूखदार अमीर आदमी है और उसकी शादी की रात ही हत्या हो जाती है। दूसरी शादी की रात। और शक के दायरे में पूरा का पूरा परिवार, हर किसी के पास छुपाने को कुछ न कुछ है। सही कहा। और कहानी के केंद्र में हैं दो लोग। एक तो इंस्पेक्टर जतील यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है, जिन्हें एक ज़हीन पर तन्हा पुलिस अफसर। और दूसरी हैं नई नवेली दुल्हन राधिका आप्टे के किरदार में, जो खुद ही सवालों के घेरे में आ जाती हैं। हाँ, तो आज हम इसी कहानी की तहों को खोलेंगे, इसके रहस्य, किरदारों की जो जटिलताएं हैं और वो गहरे मनोवैज्ञानिक मुद्दे जो ये फिल्म उठाती है, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल से उस बिंदु से जहां से ये कहानी असल में शुरू होती है, मतलब आज से 5 साल पहले। हाँ, वो हाईवे वाली घटना बहुत भयानक थी। बहुत। एक सुनसान हाईवे पर एक ट्रक है जो जानबूझकर एक कार को टक्कर मारता है। और कार में कौन थे? रघुवीर सिंह की पहली पत्नी और उसका ड्राइवर। हाँ, और टक्कर इतनी जबरदस्त कि दोनों की मौके पर ही मौत। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। नहीं, हत्यारा सबूत मिटाने के लिए और भी आगे जाता है। बिल्कुल। लाशों को एसिड में डालकर जलाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसका अपना हाथ वो बुरी तरह जल जाता है। और ये जला हुआ हाथ, ये बाद में एक बहुत बड़ा सुराग बनता है। सही कहा। ये जो शुरुआती सीन है, यही फिल्म के उस डार्क मिस्टीरियस टोन को सेट कर देता है। पता चल जाता है कि ये कोई सीधी कहानी नहीं है। हाँ, माहौल एकदम भारी हो जाता है वहीं से। इस खौफनाक अतीत से निकलकर हम आते हैं प्रेजेंट डे में, कानपुर शहर। और हमारी मुलाकात होती है इंस्पेक्टर जतिल यादव से। हाँ, एक अकेला ईमानदार पुलिस वाला अपनी माँ के साथ रहता है। इला अरुण ने निभाया है माँ का किरदार। और माँ को बस उसकी शादी की फिक्र है। उसके सांवले रंग पर तानी भी देती रहती हैं। हाँ, वो थोड़ा चलता रहता है। जतिल अपनी निजी जिंदगी में वाकई अकेला है, थोड़ा अंतर्मुखी सा। शायद अपने काम में ही सुकून ढूंढता है। बिल्कुल। और यहीं पर जतिल का किरदार फिल्म के टाइटल रात अकेली है से सीधा जुड़ जाता है, मुझे लगता है। हाँ, ये कनेक्शन तो है। उसका जो अकेलापन है वो सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं है, वो उसके काम करने के तरीके में, उसकी नैतिकता में भी झलकता है। मतलब जिस भ्रष्ट सिस्टम में वो काम कर रहा है, जहां सच को दबाना, मामले रफा दफा करना आम बात है, हाँ। वहां उसकी ईमानदारी उसे एक बाहरी व्यक्ति, एक आउटसाइडर बना देती है। वो सिस्टम का हिस्सा होकर भी उससे थोड़ा कटा हुआ सा लगता है। और शायद यही अकेलापन उसे वो ताकत भी देता है कि वो सच के पीछे जा सके बिना डरे। सही कहा। शायद उसका ये अलग खलग होना ही उसे बिना किसी दबाव के सच खोजने की हिम्मत देता है। खैर, कहानी हमें खींच ले जाती है रघुवीर सिंह की उस आलीशान हवेली में। आलीशान, लेकिन अंदर से घुटन भरी। हाँ, बिल्कुल। मौका है रघुवीर की दूसरी शादी का और दुल्हन है राधा, जो कभी उसी घर में नौकरानी थी। माहौल में जश्न जैसा कुछ नहीं है, तनाव ज्यादा है। बहुत ज्यादा। परिवार के सारे सदस्य मौजूद हैं। बेटी करुणा, बेटा करण, वो दबंग भाभी प्रमिला, भतीजी वसुधा, भतीजा विक्रम। लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिखती, बस एक अजीब सी खामोशी, दबी हुई नाराजगी। मेहमानों के बीच भी कानाफूसी चल रही है। शादी की रस्में जैसे तैसे होती हैं। रघुवीर और राधा कमरे में जाते हैं और कुछ ही देर में गोली की आवाज। हाँ, रघुवीर सिंह अपनी शादी की रात ही मारे जा चुके हैं। और पहली उंगली किस पर उठती है? जाहिर है नई दुल्हन राधा पर। इंस्पेक्टर जतिल यादव पहुंचता है क्राइम सीन पर। यह हाई प्रोफाइल केस है। हवेली में अजीब सा सन्नाटा है। परिवार वाले पता नहीं सदमे में हैं या सदमे का दिखावा कर रहे हैं। कहना मुश्किल है। नौकर चाकर सब सहमे हुए हैं। जतिल अपनी पैनी नजरों से जांच शुरू करता है। उसे कई अहम सुराग मिलते हैं वहां। हाँ, जैसे रघुवीर की अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लाश के पास पड़ी है। और सिर पर चोट का निशान भी था, गहरा निशान। हाँ, जैसे रिवॉल्वर की बट से मारा गया हो। कमरे की खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। बाहर जमीन पर भागने के पैरों के निशान। और सबसे अजीब, वो फर्श पर गिरी हुई एक छोटी सी प्लास्टिक की मोती। ये बिल्कुल एक क्लासिक हुडनेट है, जिसे हम कहते हैं बंद कमरे का रहस्य। हाँ, एक बंद हवेली,
मुट्ठी भर संदिग्ध। और हर किसी के पास कोई न कोई राज। परिवार वालों की शुरुआती प्रतिक्रियाएं भी देखने लायक हैं। हाँ, जैसे वो भतीजा विक्रम दावा करता है कि वो देर से आया था, साफ झूठ बोल रहा होता है। बेटी करुणा तो राधा के लिए अपनी नफरत छुपाती भी नहीं। बेटा करण नशे में धुत है, बुरी तरह घबराया हुआ। और भाभी प्रमिला जो घर की मालकिन जैसी है, वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखता है। और राधा? वो सहमी हुई है, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। उसका बयान है कि गोली चलने के वक्त वो बाथरूम में थी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, कहानी और उलझती है। हाँ, शुरू में तो सब राधा पर ही शक कर रहे थे, लेकिन जतिल को कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो शक की सुई को राधा से हटाकर कहीं और मोड़ देती हैं। जैसे वो रघुवीर के कमरे से मिली चीजें। हाँ, कुछ महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें, पोर्नोग्राफिक मैगजीन, ये रघुवीर के चरित्र पर सवाल खड़े करती हैं। और फिर वो राधा की पुरानी तस्वीर। हाँ, जिसमें उसके पीठ पर चोट के निशान साफ दिख रहे हैं। पता चलता है कि रघुवीर उसके साथ मारपीट करता था, दुर्व्यवहार करता था। और फिर ये भी पता चलता है कि रघुवीर ने राधा को उसके गरीब पिता से एक तरह से खरीदा था। बिल्कुल, यहाँ आकर लगता है कि राधा शायद हत्यारे नहीं, बल्कि खुद एक शिकार है। सही बात है। और यहीं से जांच का फोकस बदलता है। हाँ। अब मामला सिर्फ ये नहीं रह जाता कि गोली किसने चलाई। नहीं, अब जतिल उस परिवार के गहरे सड़े हुए राजों की तरफ बढ़ने लगता है, उन राजों की तरफ जिन्हें बड़ी सफाई से छुपाया गया था। ये जांच अब सिर्फ एक कत्ल की जांच नहीं रह जाती, ये उस हवेली की दीवारों में दफन कई और अपराधों को उजागर करने का जरिया बन जाती है। ये दिखाता है कि कैसे ऊपरी तौर पर सम्मानित दिखने वाले परिवारों के अंदर कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। बिल्कुल, और इसी अंधेरे की एक कड़ी जुड़ती है उस 5 साल पुराने हाईवे एक्सीडेंट केस से। हाँ, जतिल उस बंद हो चुकी फाइल को फिर से खुलवाता है। उसे पता चलता है कि रघुवीर की पहली पत्नी और ड्राइवर की मौत महज हादसा नहीं थी, और उस केस को स्थानीय विधायक मुन्ना राजा के दबाव में बंद करवाया गया था। तिग्मांशु धूलिया ने निभाया है ये किरदार। हाँ, अब वो 5 साल पुराना सुराग, वो जला हुआ हाथ, वो रघुवीर के गार्ड जैनेंद्र से जुड़ जाता है। तो जतिल समझ जाता है कि पहली पत्नी की मौत भी एक सोची समझी हत्या थी, जिसे हादसे का रूप दिया गया। हाँ, और जैसे ही जतिल इस पुरानी परत को खोलता है, उस पर ऊपर से दबाव आने लगता है, खासकर मुन्ना राजा की तरफ से, कि केस बंद करो, ये पारिवारिक मामला है, ज्यादा दखल मत दो। लेकिन जतिल कहाँ मानने वाला है? वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। नहीं, वो तो सच जानना चाहता है ना। और फिर कहानी अपने सबसे स्याह, सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। वो अस्पताल वाले रिकॉर्ड्स। हाँ, जतिल को कुछ पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। एक गर्भपात का रिकॉर्ड है, नाम लिखा है मिसेस रघुवीर सिंह। लेकिन जिस तारीख का वो रिकॉर्ड है, तब तक तो रघुवीर की पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। यहीं जतिल को शक होता है। वो डॉक्टर पर थोड़ी सख्ती बरतता है, और तब एक भयानक सच सामने आता है कि वो गर्भपात रघुवीर की सगी भतीजी वसुधा का कराया गया था। शिवानी रघुवंशी ने ये किरदार में निभाया है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रघुवीर सिंह सालों से अपनी ही भतीजी वसुधा का यौन शोषण कर रहा था, और जब वो गर्भवती हो गई तो परिवार की इज्जत बचाने के लिए खासकर उसकी मां प्रमिला और विधायक मुन्ना राजा ने मिलकर डॉक्टर पर दबाव डाला और ये झूठा रिकॉर्ड तैयार करवाया, ताकि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। उफ, ये खुलासा फिल्म का शायद सबसे दिल दहला देने वाला और सबसे जरूरी बिंदु है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ 2 हत्याओं को नहीं जोड़ता, ये उस पूरे सिस्टम के सड़ने की कहानी कहता है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे परिवार के अंदर सत्ता, पैसा, पितृसत्ता का इस्तेमाल करके भयानक अपराधों को छुपाया जाता है, कैसे पीड़ितों को चुप करा दिया जाता है। और अब ये भी साफ हो जाता है कि पहली पत्नी को क्यों मारा गया था। हाँ, बिल्कुल, उसे शायद इस घिनौने राज का पता चल गया था और इसीलिए उसे और ड्राइवर को रास्ते से हटा दिया गया। उस एक्सीडेंट के पीछे भी यही पारिवारिक साजिश थी। तो फिर सवाल उठता है कि रघुवीर की हत्या वाली रात आखिर हुआ क्या था। हाँ, अब सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। जतिल सारे सुरागों और बयानों को जोड़कर उस रात की तस्वीर बनाता है। शादी के बाद नशे में धुत रघुवीर अपने कमरे में वसुधा को फिर से अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता है, और इस बार वसुधा का सब्र जवाब दे जाता है। सालों से दबा हुआ गुस्सा, अपमान, दर्द, नफरत, वो सब लावा बनकर फट पड़ता है।
वो रघुवीर की ही रिवॉल्वर उठा लेती है। पहले गुस्से में रिवॉल्वर की बट से उसके सिर पर जोर से वार करती है रघुवीर घायल होकर गिर पड़ता है, लेकिन फिर भी उसे धमकाने की कोशिश करता है। और तब वसुधा गोली चला देती है। गोली की आवाज सुनकर कौन आता है? वसुधा की माँ प्रमिला और भाई विक्रम। और जब उन्हें पता चलता है कि वसुधा ने ही रघुवीर को मारा है, तो उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? अपनी बेटी बहन को बचाना। वो फौरन सबूत मिटाने में लग जाते हैं। रिवॉल्वर से वसुधा के फिंगरप्रिंट साफ करते हैं। क्राइम सीन को थोड़ा बदलते हैं ताकि लगे कि कोई बाहर से आया था। खिड़की का शीशा तोड़ते हैं। और सबसे शातिर चाल, राधा को फंसाने के लिए उसकी कोई निशानी, जैसे ही उसके दुपट्टे का टुकड़ा या वो गिरी हुई प्लास्टिक की मोती, जानबूझकर वहां छोड़ देते हैं ताकि सारा शक राधा पे जाए। फिल्म का क्लाइमैक्स उसी हवेली में जहां सारे राज दफन थे। जटिल पूरे परिवार को एक साथ इकट्ठा करता है। प्रमिला, विक्रम, वसुधा, करुणा, करण, राधा सब वहीं होते हैं। और फिर वो एक मंजे हुए जासूस की तरह एक एक करके सारे राज खोलना शुरू करता है। 5 साल पुरानी हत्या से लेकर वसुधा के शोषण, झूठे गर्भपात रिकॉर्ड और फिर शादी की रात हुए कत्ल तक। सब कुछ परत दर परत उधेड़ देता है। जैसे जैसे सच सामने आता है, परिवार के सदस्यों के चेहरों से नकाब उतरने लगते हैं। उनका बनावटीपन बिखर जाता है और आखिरकार वसुधा टूट जाती है। हाँ, वो फूट पड़ती है और चीख कर कबूल करती है, हाँ मैंने मारा उसे, मैं ही थी जिसने मारा उसे, उसके पाप का बदला लिया मैंने। बहुत ही पावरफुल सीन है वो। इस कबूलनामे के बाद जो होता है वो भी कम दुखद नहीं है। प्रमिला अपनी बेटी के गुनाह और अपने पापों के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर लेती है। और विधायक मुन्ना राजा और विक्रम, जिसने सबूत मिटाने में मदद की थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर न्याय की जो अवधारणा है उस पर सोचना जरूरी हो जाता है। हाँ, क्या ये सच में न्याय? फिल्म ये सवाल उठाती है कि क्या न्याय सिर्फ कानूनी सजा मिलने से हो जाता है? शायद नहीं। कानूनी व्यवस्था तो भ्रष्ट दिखाई गई है। मुन्ना राजा जैसे लोग शायद फिर बच निकलें। लेकिन जटिल की जिद और ईमानदारी की वजह से नैतिक सच्चाई, जो मॉरल ट्रूथ है, वो सबके सामने आ जाती है। वो अंधेरा जो हवेली की दीवारों में सालों से पल रहा था, उस पर रोशनी पड़ती है। तो ये शायद व्यवस्था की जीत उतनी नहीं है जितनी सच की जीत है। हाँ, नैतिक न्याय की जीत है, भले ही वो अधूरा सा लगे। और ये फिल्म कई गहरे विषयों को भी छूती है, जैसा हमारे स्रोतों में भी जिक्र है। एक तो है अकेलापन। हाँ, रात अकेली है। ये सिर्फ जटिल या राधा का अकेलापन नहीं है। नहीं, ये उस हवेली में रहने वाले हर किरदार का अकेलापन है, जो अपने अपने राजों के साथ अकेले जी रहे हैं। फिर अंधेरा बनाम रोशनी का संघर्ष है। परिवार के काले सच अंधेरे का प्रतीक हैं। और जटिल की सच को उजागर करने की कोशिश रोशनी लाने जैसी है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी भी कमाल की है। इसमें कई सीन रात के अंधेरे या कम रोशनी में है। बिल्कुल। इसके साथ ही पितृसत्ता और शोषण का मुद्दा बहुत ताकत से उभरता है। हाँ, रघुवीर का किरदार दिखाता है कि कैसे मर्द अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल महिलाओं के शोषण के लिए करते हैं। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि प्रमिला का किरदार दिखाता है कि कैसे महिलाएं भी इस पितृसत्तात्मक ढांचे को बनाए रखने में भागीदार बन जाती हैं, अपनी ही बेटी के शोषण पर पर्दा डालकर। सही कहा। फिर आघात और प्रतिशोध का विषय है, जो वसुधा के किरदार के जरिए सामने आता है। सालों का ट्रॉमा कैसे इंसान को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। और इन सब के बीच नैतिक भ्रष्टाचार और न्याय का सवाल लगातार बना रहता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये फिल्म महज एक मर्डर मिस्ट्री बनकर नहीं रह जाती। ये इन सभी विषयों को किरदारों की मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ती है। हाँ, ये दिखाती है कि भारतीय समाज में परिवार की इज्जत के नाम पर कैसे कैसे अपराधों को छुपाया जाता है, कैसे बंद दरवाजों के पीछे की दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो सकती है। कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि किसने मारा, बल्कि ये समझाने की कोशिश करती है कि क्यों मारा। हाँ, और उन हालातों और सामाजिक दबावों को सामने लाती है जो ऐसे अपराधों को जन्म देते हैं। और फिर आता है फिल्म का अंत, एक शांत सा रेलवे स्टेशन। राधा शहर छोड़कर जा रही है, शायद एक नई शुरुआत की तलाश में। जटिल उससे मिलने आता है। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी रहती है, एक अनकही समझदारी सी। फिर जटिल धीरे से पूछता है, तुम मेरे साथ चलोगी? राधा के चेहरे पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान आती है, लगभग ना दिखने वाली, और वो सहमति में सिर हिला देती है। दोनों साथ साथ प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ जाते हैं। ये अंत कैसा लगा आपको? ये अंत बहुत शक्तिशाली है और प्रतीकात्मक भी। ये जोर जोर से कुछ कहता नहीं, लेकिन बहुत कुछ महसूस कराता है। ये उस गहरी स्याह रात के बाद एक धुंधली सी सुबह की उम्मीद जैसा है। ये दोनों किरदारों के लिए, जिन्होंने अपने अपने तरीके से अकेलापन झेला है, शायद उस अकेलेपन के खत्म होने का संकेत है।
हाँ शायद। वो मुस्कान और सिल हिलाना महज हाँ नहीं है, उसमें एक साझा समझ है, एक खामोश वादा है कि शायद अब उनकी रातें अकेली नहीं होंगी। सही। ये दर्शकों के लिए भी एक उम्मीद की किरण छोड़ता है कि अंधेरे के बाद रोशनी आ सकती है। तो संक्षेप में कहें तो रात अकेली है एक कसी हुई परतदार थ्रिलर है जी, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, नहीं, बल्कि आपको बेचैन करती है, सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये सत्ता, परिवार, शोषण, आघात और न्याय की जटिल गुत्थियों को बड़ी बारीकी से पेश करती है। ये दिखाती है कि सच अक्सर कितना कड़वा और डरावना हो सकता है। और उसे बाहर लाने के लिए जतिल यादव जैसे किसी जिद्दी और ईमानदार इंसान की जरूरत पड़ती है, भले ही उसे सिस्टम के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। वाकई, ये फिल्म देखने के बाद कई सवाल मन में रह जाते हैं और शायद यही एक अच्छी कहानी की पहचान है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं जो हमारे प्रस्तुतों में उठाए गए मुद्दों से ही निकलता है। जरूर। फिल्म में हमने देखा कि कैसे पूरा परिवार किसी न किसी रूप में अपराध में भागीदार था, कोई सीधे तौर पर, कोई चुप रहकर, कोई सबूत मिटाकर। हाँ, सब शामिल थे कहीं ना कहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब बंद दरवाजों के पीछे इतना गहरा अंधेरा पनपता है, जहां मिलीभगत और चुप्पी एक आम बात बन जाती है, तो क्या जिम्मेदारी सिर्फ उन किरदारों की है जिन्होंने सीधे तौर पर अपराध किया, या फिर व्यक्तियों से आगे बढ़कर वो पूरा सिस्टम, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो या कानूनी, जो ऐसे अपराधों को पनपने और छुपने का मौका देता है, वो भी बराबर का जिम्मेदार नहीं है? सोचने वाली बात है।